नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी पर। तो प्यारे साथियों, अपन जैसे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो उसी क्रम में मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड है काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी आगे भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए। साथियों, ऐसे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। कंप्यूटर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा देखने को। 100% बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म होता है। चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से एमएस ऑफिस का भाग नहीं है। दोस्तों, जो एमएस ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, तो उसका कौन सा पार्ट नहीं है, ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दे दिए हुए हैं। एक तो एमएस डोस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो दोस्तों, जो ये एमएस डोस है ये एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं होता है। दोस्तों, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये सारे के सारे तीनों एमएस ऑफिस के ही पार्ट होते हैं। और जो एमएस डोस है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों, इसको कब लॉन्च किया गया था? 12 अगस्त 1981 को लॉन्च किया गया। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी संचालित किया जा सकता है? कि कौन सा जो कंप्यूटर रहता है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के संचालित किया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम। तो दोस्तों, कोई सा भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के संचालित नहीं किया जा सकता या चलाया नहीं जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कोई कंप्यूटर यूज ही नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों, यूपीएस का जो इसमें बता रखा है कि यूनिक पावर सप्लाई, सीपीयू का बता रखा है कंप्यूटर पॉस यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग स्टाफ। तो दोस्तों, जो ये HTML का बता रहा है कि बिल्कुल सही है दोस्तों। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब दोस्तों, यूपीएस का क्या होता है? तो यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और सीपीयू का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों, ये जितने भी फुल फॉर्म्स हैं इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें बहुत सारे जितने भी फुल फॉर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे उसमें हैं। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड। चलते हैं आगे, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल P, कंट्रोल Z, कंट्रोल A और कंट्रोल U। तो कंट्रोल U का प्रयोग जो होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनका यूज़ क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो कंट्रोल P है तो इसका यूज़ होता है किसी भी प्रिंट करने के लिए। कोई भी जो प्रिंट करने के लिए होता है तो प्रिंट का कमांड होता है। कंट्रोल Z का तो ये अंडू के लिए यूज़ होता है, मतलब पिछला प्राप्त करना होता है उसके लिए यूज होता है। कंट्रोल A का प्रयोग जो होता है वो सभी को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से मॉडेम का क्या है? तो मॉडेम क्या होता है? सबसे पहले मॉडेम देखिए, मॉडेम होता है मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड। और ये कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, कनेक्ट करने का काम करता है।
दोस्तों ये जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल राइट होगा, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में परिवर्तित करता है। दोस्तों जो मॉडेम का काम होता है ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में परिवर्तित करने का काम होता है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़िएगा, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा बहुत सारे। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। सीपीयू एक प्रकार का है, दे रखा है क्वेश्चन है, सीपीयू एक प्रकार का है, तो इसका ऑप्शन से पावर सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप और आउटपुट डिवाइस, मेमोरी का प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप। सीपीयू जो होता है एक चिप होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोचिप होती है एक, सीपीयू मेन मस्तिष्क होता है ये कंप्यूटर का, ये डाटा को इन्फॉर्मेशन में भी बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो ये सीपीयू माइक्रोचिप होती है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही का चयन करें। तो दोस्तों जो ALU दे रखा है तो इसका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये गलत हो गया। इसके बाद CPU है, तो CPU का भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये गलत हो गया। अब PC का क्या होता है, प्राइवेट कंप्यूटर नहीं होता, पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब दोस्तों CCTV जो दे रखा है तो इसका सही है ये क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, राइट होगा, तो डी आंसर राइट होगा। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन द्वितीयक मेमोरी का प्रकार नहीं है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों फ्लॉपी, फ्लैश मेमोरी, DVD, हार्ड डिस्क और रोम, तो ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है। जो ये है ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है रोम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, और ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। चलते हैं आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का क्या कार्य। तो दोस्तों जो असेंबलर होता है ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर डी होगा। दोस्तों ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में, मशीन भाषा क्या होती है, 0 और 1 जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो रहती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, तो असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा होती है, असेंबली भाषा जो रहती है लो लेवल लैंग्वेज रहती है, जिसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए विशेष प्रोग्राम असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दो नेटवर्क के मध्य संचार स्थापित करने का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरफेस। अब दोस्तों इंटरफेस क्या है, दो कंप्यूटर्स के मध्य संचार स्थापित करता है। अब देखते हैं यहाँ कंपाइलर भी आया, तो कंपाइलर क्या होता है, ये उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। और मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का अभी हाल ही में बताया मैंने, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की तकनीक है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। चलते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर से संबंधित प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहते हैं, जो एरर्स आती है उनको क्या कहते हैं दोस्तों। एरर्स जो रहती है तो एरर्स को कहते हैं दोस्तों बग्स कहा जाता है, जो बग रहती है बग कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ये ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फॉल्ट दे दिया तो बहुत से जिसको पता नहीं वो फॉल्ट लगा देगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है बग कहा जाता है, त्रुटि जो आ जाती है उसको बग कहा जाता है, और इसको ढूंढ कर सुधार करना उसको डीबगिंग कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित त्रुटियों को देख ही लिया अपन ने। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो एक कंपाइलर, डिबगर और इंटरप्रेटर। दोस्तों जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ये किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते। कंपाइलर भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, डिबगर भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेटा की सुरक्षा हेतु तो कौन सी तकनीक उपयुक्त की जाती है। तो फेच एग्जीक्यूटिव चक्र ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, डिस्क इनक्रिप्शन। तो इसका डिस्क इनक्रिप्टेड किया जाता है ना, वो कभी भी आपने सुना होगा इनक्रिप्टेड कर दिया डाटा, तो वो उसका मतलब होता है सुरक्षा के लिए यूज करना। चलते हैं आगे देखते हैं और दोस्तों अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित कौन सी युक्ति का प्रयोग ग्राफ प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो ग्राफ को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है प्लॉटर का उपयोग, प्लॉटर जो होता है उसका उपयोग ग्राफ को प्रयोग
प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग इंजीनियर्स, चिकित्सक, वास्तविक, सिटी प्लानर आदि ग्राफ को बनाने में किया जाता है, और यह ग्राफ रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर और वायरस स्कैनर, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और जो बार कोड रीडर है ये एक तरीके का डिवाइस होता है दोस्तों, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये डिवाइस होता है बार कोड रीडर, जो इनपुट डिवाइस होता है विशेष कोड पढ़ने के लिए। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं मॉल में वगैरह, तो वहाँ पे वो मशीन से स्कैन करते हैं तो उसमें रेट वगैरह सब आ जाता है, तो वो जो डिवाइस होता है वो बार कोड रीडर होता है। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी कौन सी है? दोस्तों अभी जो वो चल रहा है वर्तमान में वो कौन सी पीढ़ी है? तो वो उसका राइट आंसर होगा पंचम पीढ़ी है ये। अब पीढ़ियाँ भी देख लेते हैं। पहली पीढ़ी कौन सी थी? 1942 से 54 तक थी इसका समय, और ये वैक्यूम ट्यूब यूज में ली जाती थी इसमें। अगला देखते हैं, द्वितीय कौन सी थी? तो द्वितीय थी 1955 से 64, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज में लिए जाते थे। तीसरी कौन सी थी? 1965 से 1974 तक इसका ये समय था दोस्तों, और इसमें क्या आईसी का यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता था। चौथी कौन सी थी? 1975 से 89 में। इसमें क्या दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता था, बहुत सारी आईसीज लगी होती थी इनमें। और पांचवी जो अभी चल रही है 1990 से अभी तक, इसमें बहुत से लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, नेटवर्क, इंटरनेट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, तो ये होता है। और दोस्तों भविष्य में भी जो आएगी उसको छठी पीढ़ी कहा जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी उसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है अपने को, पीढ़ी से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो ध्यान होना चाहिए। आप चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको एंड यूजर प्रोग्राम कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के लिए तैयार किया जाता है, नहीं एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं। और दोस्तों जो ये एंड यूजर प्रोग्राम होता है एप्लीकेशन सॉफ्ट, जैसे स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रोग्राम आदि, इनको क्या है एंड यूजर प्रोग्राम कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कंप्यूटर का प्रोसेसिंग घटक है? तो अब चार ऑप्शन, चार चीज़ें दे रखी है, मदरबोर्ड, मेमोरी, मॉनिटर और सीपीयू। इसका राइट आंसर, इसका कौन कौन से घटक है? एक तो मदरबोर्ड भी होगा, मेमोरी भी होगी और सीपीयू भी होगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों जो मॉनिटर होता है ये सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस होता है और अपने को प्रदर्शित करने का काम करता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको दिखाता है, बस शो करने का काम करता है। ये इसमें कुछ प्रोसेस नहीं होती मॉनिटर में, तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। और कंप्यूटर के जो घटक है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है। चलते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर को कार्य करने में, एप्लीकेशन को रन करने है तो आवश्यक एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। तो ये कौन करवाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ही उनके, जब तक वो रहेंगे कंप्यूटर में तभी हम एप्लीकेशंस को रन करवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एप्लीकेशन को ही यूज, एप्लीकेशन के लिए ही यूज आ सकते हैं एप्लीकेशन, पर एनवायरनमेंट कौन उपलब्ध करवाएगा? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उपलब्ध करवाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर की गति को मापा जाता है। तो इसको किस में मापा जाता है? पेज पर मिनट में। जो लेज़र प्रिंटर होता है, जो अभी चलन में चल रहे हैं काफ़ी प्रिंटर, तो इनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है और पेज पर मिनट में इनकी स्पीड को मापा जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। अभी अपन सीरीज़ चलाने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप चैनल को और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। वर्म डिस्क क्या है? तो दोस्तों ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी डिस्क। ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडो में सबसे नीचे होता है
तो विंडो में सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार। और दोस्तों जो सबसे नीचे बाएं स्टेटस बार होता है और सबसे दाएं राइट में क्या होता है, जूम स्लाइडर, और इसके मध्य में होता है व्यू का ऑप्शन होता है। दोस्तों स्टेटस बार होता है होता है इसमें पेज को भी, पेज की जो संख्या होती है वो देख सकते हैं, लाइन कितनी है लाइन की संख्या देख सकते हैं, और शब्दों की संख्या भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्विक एक्सेस टूल बार में प्राय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, व्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। कभी भी देख लेना, कंप्यूटर में सेव का भी वहाँ पे मिलेगा आपको, अंडू का भी मिलेगा और प्रिंट का भी मिलेगा, व्यू का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दोस्तों बिल्कुल देखते रहिएगा आप, आगे भी क्वेश्चंस देखिए, मैं एक से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया। और दोस्तों ये सबसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ऊपर सबसे बाईं तरफ सबसे लेफ्ट साइड पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार होता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, क्विक एक्सेस कभी कभी पूछ लिया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर स्थित होता है, तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट को शेडो ग्लो आदि करने हेतु तो फॉन्ट स्टाइल के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट इफेक्ट। दोस्तों जो टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन होता है इसका प्रयोग करके टेक्स्ट में शेडो ग्लो काफ़ी इफेक्ट से डाले जाते हैं, और भी काफ़ी आते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि भाई टेक्स्ट इफेक्ट के द्वारा ही हम उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है। दोस्तों कोई भी कॉपी पेस्ट जैसे करते हैं ना, कॉपी करने के बाद कहीं और जगह पे वो डालना हो, तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल वी होता है। कंट्रोल पी का मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है, और कंट्रोल ए सेलेक्ट टू ऑल करने के लिए, सभी को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों पेस्ट करने का जब भी आए तो ये शॉर्टकट्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कंट्रोल वी अपने को ध्यान रखना है, पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आगे चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सब्सक्राइब का ऐसा बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसके सामने सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन का बटन आएगा, तो उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आपको वो वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों स्टडी बाय आरजी पर बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। दोस्तों हमें आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों फेसबुक पर भी आप स्टडी बाय आरजी लिख कर सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी फेसबुक पे भी अपना पेज है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। और दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने से ये होगा कि आपके भी जो मिलने वाले हैं उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले, उनको भी क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिले, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जाम में। तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि भाई आपको कैसा लगा वीडियो, अगर कोई सुधार करना हो तो हम इसमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही था, और मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए, बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पर। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।